बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज डॉक्टर नरेश पटेल और गांधी दर्शन लेखक भरत दोषी, आप दोनों का स्वागत है। स्वागत। तो आज हम चर्चा करते हैं बांसवाड़ा के शहर के बारे में, सड़कों के बारे में। तो बांसवाड़ा शहर की सड़कों का हाल बहुत ही बुरा है, क्या कहेंगे आप? बांसवाड़ा की सड़कों का हाल कितना बुरा है ये आप एक बार पूरा बांसवाड़ा का दौरा साईं बाबा मंदिर से लेकर प्रताप सर्कल तक करें या नया बस स्टैंड से लेकर आप दाहोद रोड तक करें तो पता चल जाएगा। इसको लेकर मैंने एक पोस्ट भी डाली थी सोशल मीडिया पर, और उसको लेकर भाजपा के भी कुछ नेताओं ने मुझे फोन किया कि बहुत अच्छी पोस्ट है। तो वास्तव में हालत काफी खराब है, और एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर सड़कों की हालत खराब नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति में सड़कें तो विशेष तौर पर। और एक जरूर बात है कि एक वर्ष तो सभापति का बिगड़ा कोरोना में। अच्छा। तो ये जरूर एक सिंपैथी उनके प्रति बन सकती है। लेकिन 4 साल तो उनको मिले हैं पूरे काम करने के लिए, और सरकार भी थी कांग्रेस पार्टी की। तो मेरे ख्याल से काम में कोई कोताही अगर बरती है तो वो गलत है। अभी हाल ही में हमारी पार्टी ने इसके मामले में ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति के नाम से। इसमें एक मुद्दा सड़कों की मरम्मत का भी था। उसके पहले भी हमारी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया था हमारे जो विधायक हैं अर्जुन सिंह बामनिया के नेतृत्व में। उस समय भी सड़कों की बात आपकी पार्टी के पार्षद तो बोल ही नहीं रहे भाई। आपकी पार्टी के कितने पार्षद हैं नगर परिषद में? 30 से 35 पार्षद है, आपका बोर्ड बना हुआ, लेकिन एक भी पार्षद सड़कों के मुद्दे पर नहीं बोल रहे। तो ऐसा क्यों? कारण क्या? आपस में बातचीत में, मीटिंगों में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और कहते तो हैं कि ये काम होना चाहिए, और प्रयास भी चल रहे हैं। हमारे जो नेता हैं अर्जुन बामनिया, उन्होंने तो अभी भी कहा था कि सड़कों के लिए मैं 4 तारीख तक अगर ठीक नहीं हुई तो उसके बाद में आंदोलन करेंगे, कहा भी था अभी। आज कितनी तारीख हो गई भरत जी? 3 तारीख हो गई। 3 तारीख हो गई, तो 4 तो कल हो गई। तो राष्ट्रपति महोदय आ रही है, तो वो तो अच्छा है कि बांसवाड़ा नहीं आ रही। करेंगे तो बांसवाड़ा आती तो शायद सड़कें सुधर जाती। हाँ, तो सब केंद्र से बजट आ जाता। नहीं, उस समय तो सारा बजट हो जाता है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री महोदय या राज्यपाल महोदय या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शहर में आ जाए, आज की रात में सड़कें सुधर जाएगी। अच्छा, अभी भी मतलब अवसर है? अभी भी अगर मार्ग बदल दे और बांसवाड़ा उतरना है, अगर बांसवाड़ा वाले भाग्यशाली है और वो राष्ट्रपति महोदया बांसवाड़ा अगर उतर जाए, शहर से होती हुई निकलेंगी तो रातों रात सड़कें बन रातों रात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। सुबह 5 बजे आप निकलिए, और अगर वो कल आ रही है तो सुबह 5 बजे सड़कें सही मिलेंगी। कहीं से भी व्यवस्था, कहीं से भी हो जाएगी, वो बजट कहीं से भी आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं जनता का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति महोदय बांसवाड़ा मुख्यालय पर नहीं आ रही। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का स्वागत है, हमारे महामहिम बांसवाड़ा जिले में आ रहे हैं, तो स्वागत करते हैं हम। तो क्या लगता है आपको, राष्ट्रपति महोदय जो कल मानगढ़ धाम पे आ रही हैं, तो कोई विशेष घोषणा कर सकती है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना राष्ट्रपति महोदय के हाथ में नहीं है, और वो एक तरह से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है। राष्ट्रपति का जो पद है एक गरिमामय पद होता है, और वो काफी विवादों से दूर ही रहते हैं। लेकिन आदिवासी वर्ग से महामहिम आती हैं और मानगढ़ के प्रति उनका लगाव भी है, तो कल उसी उद्देश्य के साथ मानगढ़ आ रही है। और लेकिन जरूर है उनके आने से ये जरूर है कि ये मानगढ़ जो है एक राष्ट्रीय पटल पर हमेशा हाईलाइट रहा और होता रहेगा। अब और चर्चित होगा। हाँ, और चर्चित होगा, और निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा। वो होगा 2028 से पहले बिल्कुल होगा। प्रधानमंत्री भी जब नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक स्टेट का मसला नहीं है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश। नहीं, वो तो उन्होंने उसके ऊपर ढोल दिया। तो अब तो तीनों जगह बीजेपी की सरकार। हाँ, बहाना किया उन्होंने कि 4 स्टेट मिल करके बनाएंगे, और एक बहाना था देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी 4 जगह बीजेपी है, कर सकते फिलहाल तो अगर एक अच्छा अगर देखा जाए तो 4 जगह बीजेपी। बांसवाड़ा राजस्थान का ही मामला है कि अभी मानगढ़ है, वो तो राजस्थान में ही है। थोड़ा बहुत का मुख्य स्मारक तो राजस्थान की भूमि, तो फिर यहाँ राजस्थान सरकार और डबल इंजन कर सकते हैं, पर वो ऐसा टालने के लिए, इस तरह के मेरे को लगता है कि टालने के लिए ऐसा करा उन्होंने। नहीं, निकट भविष्य में हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक निश्चित रूप से। मैं समझता हूँ चाहे बीजेपी करे कांग्रेस करे, क्योंकि इसके ऊपर न ही कांग्रेस का विरोध है, न बीजेपी का, न ही भारत आदिवासी पार्टी को, और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के, उन सबकी मांग है कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित किया जाए। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक तो आदिवासी समाज की नाराजगी रहेगी। हाँ, मैं समझता हूँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी नहीं, सभी पार्टियों की, आदिवासी वर्ग की रहेगी और दूसरों की भी। मैं समझता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो लेकिन मैं भी समझता हूँ कि गोविंद गुरु का और जो 1500 आदिवासियों का बलिदान, उससे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान
तो ये तो होनी चाहिए। हाँ, सभी के मतलब भाजपा के साथ अगर सभी लोगों के लिए वो गर्व की बात है, सभी समाज गर्व की बात है, हाँ, सभी ST, समाज SC, OBC जनरल सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो उसके अलावा भी जैसे कि कल क्या हो सकता है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषणाएं कुछ नहीं हो सकती हैं, या वाकई जो आदिवासी वोट जो बटा हुआ है उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा राष्ट्रपति महोदय आने के बाद? अभी तो 2 मुद्दों पे बात चल रही है, एक तो बिल प्रदेश बनाने की और दूसरा है आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं है। 2 मुद्दों पे बहुत विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। अब राष्ट्रपति तो शायद इस बारे में कुछ बोले नहीं बोले, हाँ नहीं बोलेंगे, वो एक प्रोटोकॉल उनका अलग ही होता है। अलग ही होता है उनका। लेकिन ये विषय भी बहुत गहरा है और इसके ऊपर बहुत लंबा चलेगा ऐसा लगता है मुझे, कि इसके अंदर मतदाता में भी बिखरा हुआ रहा है और सोच अलग तरह की जा रही है आगे। हाँ, तो आगे क्या होता है वो देखने की बात है। अच्छा, बाप पार्टी के सामने एक नई पार्टी का उदय होने वाला है, जामू खंड के नाम से या जम्मू खंड के नाम से। तो क्या लगता है, क्या बाप पार्टी को इससे वोटों में कुछ कमी आएगी, या कोई दूसरा राजनीतिक दल इस पार्टी को खड़ा कर रहा है? ऐसा भी सुनने में आ रहा। उनका क्या उद्देश्य यही पता नहीं लग रहा। वो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वही बात तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। आरक्षण के लिए तो वो भी लड़ रहे हैं, तो वो अलग से क्या उद्देश्य, क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो स्पष्ट होगा, तब उनके बारे में उस पार्टी की जनाधार बढ़ेगा। जब तक बताते नहीं है कि हम क्यों, या वैचारिक रूप से 2 टुकड़े होने वाला तो अलग बात है, बाकी उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट होगा तभी। नहीं, मैं समझता हूँ भारत आदिवासी पार्टी जब बनी तब लोगों ने कहा था कि इनको कुछ नहीं मिलेगा, बीटीपी से अलग हो गया है, तो 3-4 विधायक बना लिए, सांसद बना लिए। अब जम्मू खंड जो पार्टी बनाने की कोशिश चल रही है, उनमें उनके मुद्दों में कितना दम है, वो कितना आदिवासी वर्ग को या अन्य समाजों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, ये भविष्य के गर्त में। लेकिन लोकतंत्र है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि वागड़ की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है और हो गई है। बिल्कुल हो गई है। बहुत वोटर इम्पोर्टेंट हो गया। वोटर बहुत चालाक हो गया, बहुत चालाक हो गया, ना किसी को कहेगा नहीं। हाँ, और बहुत से नेता होते थे कि मतलब काम करते नहीं थे मगर ना भी नहीं कहते थे। हाँ, तो ये अब जनता जनार्दन हो गई है। अब ये जनता मतलब उस रास्ते पे बिल्कुल अब नेताओं को, सभी पार्टियों के नेताओं को, चाहे कोई भी पार्टी उसको देंगे, लेकिन ले भी लेते हैं। वो तो अच्छा, बहुत से राजनीतिक दल भी जैसे कहते हैं कि आपको देने आ रहे हैं तो ले लो, लेकिन ना मत को, वोट हमको ही दो। नहीं, लोकतंत्र में जो मैं समझता हूँ वोट जो है बिना किसी डर और दबाव के, लालच के देना चाहिए, क्योंकि वो 500-1000 रुपये, 5000 का वोट नहीं है, वो आपके 5 साल का भविष्य है। हक की लड़ाई है, आपकी आवाज तो वही उठाएंगे, आपकी आवाज वो है। पैसा मेरे हिसाब से 70% लोग शायद इस बात को समझते नहीं है। यही गरीबी के कारण, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण, थोड़ा बहुत मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं, उसी समय जो भी है ले लेते हैं, वरना चुनाव बाद कौन पूछेगा हमको। तो ये अक्सर हमने भी देखा है कि सब जैसे रैलियां हो जाती है तो फिर पैसे के लिए भी झगड़ता है। साहब वो तो 5000 रुपए आए थे 15 लोगों में, और हमको तो अगर देखा जाए तो 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। सही बात या बहुत सी बार हाँ, मतलब रैलियों में नो डाउट ये अक्सर सुनने में आता है कि जनता को, सुनने में नहीं, हमने तो बिल्कुल, हाँ, आप मीडिया में है तो आपने बाकायदा लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे। हाँ, तो ये लोकतंत्र के लिए वो समय अब मेरे ख्याल से एजुकेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे ये वो चीजें, जैसे समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति रैलियों में भी नहीं जाता, वो मुद्दों को दूर से देख लेता, अखबार पढ़ लेता, सोशल मीडिया देख लेता, क्या करना क्या नहीं करना वो समझ जाता है। तो ये अक्सर जो भीड़ जा रही है ना, वो मोस्टली, कुछ जाते हैं पढ़े लिखे, लेकिन अक्सर मोस्टली जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखा तबका जाता है, जो दिहाड़ी मजदूर होता है उस तरह का जाता है। लेकिन उसमें अधिकतर लोग हमने वह भी देखे हैं कि जो दोनों पार्टियों की रैली में जाते हैं। हाँ, तो वो तो है, तो वही है। दिल्ली में तो पैसे दे करके और भीड़ बुलानी पड़ती है। अच्छा। वो ठेका ले लेता आदमी, वो ठेका सबसे लेता है, सभी पार्टियों का ठेका लेता है। 500 लोग, 2000 लोग, 2000 कितने चाहिए उसके हिसाब से पैसे लेता है और लोगों को इकट्ठा करता है। वही लोग आते हैं उसमें, वही लोग, मतलब ये एक बिजनेस है दिल्ली में। दिल्ली में ठेका ले लिया किसी ने, आधे बांटो और आधे रखो। लेकिन लोकतंत्र में वोट तो व्यक्ति अपनी मर्जी से ही देता है। आप भीड़ कितने भी बुला लो, वो वोट में कन्वर्ट हो रही है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अपना कीमती समय आज फिर निकाला BN बाजपेयी न्यूज़ चैनल पर।
धन्यवाद BN बांसवाड़ा। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से आप होंगे रूबरू अखबार में। अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9887 421 584 पर संपर्क करें।